इसके बाद मैं जनाब मुनाफिकीन साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आप तशरीफ लाएं। आप महाराष्ट्र से कौमी तंजीम के अहम सुकून हैं, आप आए और अपनी बात रखें। जनाब मुनाफिकीन साहब आए। चांस नहीं मिलेगा। ऑल इंडिया कौमी तंजीम के सदर तारिक अनवर साहब, आपको निकल जाएगा। लंबा सफर है आपका। 1 बजे इब्राहिम भाईजान, साहब हमारे बड़े भाई साहब, खान साहब, गुलाम भाई, कौमी तंजीम के सभी साथियों, मैं आने के साथ मैं देख रहा था कि गांधी जी की तस्वीर जो लगी है, मैं मुबारकबाद दूंगा तारिक अनवर साहब को। तो गांधी जी की लकड़ी की पकड़कर जो एक लड़का हुआ करता था, वो लड़का वहां पर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे प्रधान सेवक जो है वो कहते हैं कि मतलब झूठा तो उनके मुकाबले में कोई होगा नहीं। वो कह रहे थे कि गांधी जी की जो लकड़ी पकड़ के जो चल रहा था वो मैं ही था। तो अच्छा किया कि आपने वो तस्वीर यहाँ नहीं रखी। क्या हुआ? बहुत अच्छा, क्योंकि उनके भक्त ये कहते हैं कि झांसी की रानी ने जिस वक्त कीले से छलांग लगाई थी घोड़े के ऊपर, तो जो पीठ पे बंधा हुआ लड़का जो था वो भी मैं था। और अभी तो हद कर दिए उनके पार्टी के प्रवक्ताओं ने कि विष्णु के 11वें अवतार, इसके पहले के 10 अवतार कौन कौन थे उसका जिक्र नहीं किया, मगर 11वां अवतार जो है वो भी, और आखिर में सारे हिंदुस्तान के लोगों ने जब सोशल मीडिया पे पीटना शुरू किया, तो वो तमाम सोशल मीडिया के ऊपर ही उन्होंने अपने प्रवक्ताओं को अपनी पार्टी की लाइन से हटा दिया। तो कहते हैं बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। तो आज इस तरह का दौर है कि जिन लोगों ने महात्मा गांधी जी का कत्ल किया, वही लोग महात्मा गांधी के उन तमाम चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो किस तरह कर रहे हैं आप देखिए कि चश्मे को उतारा, उन्होंने सुलभ शौचालय पे लगा दिया। महात्मा गांधी की लकड़ी को इस्तेमाल करने के लिए आरएसएस की आधी चड्डी को फुल पैंट में इस्तेमाल किया, ताकि वो लाठी, वो जो ड्रेस है उनका, वो बिल्कुल पुलिस कांस्टेबल की, ये पुलिस की वर्दी है, इस शक्ल में उन्होंने किया है। और हर फसादात में आपने देखा होगा, पुलिस अगर 10 है तो 90 आरएसएस के लोग अक़लियत के इलाके में आग लगाने का काम करते हैं, लोगों को जान से मारने का काम करते हैं। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, महाराष्ट्र के अक़लियती कमीशन का मैं चेयरमैन था, और छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर उन्होंने एक ऐसा संगीन माहौल बनाया, और जिसमें आपको इब्राहिम भाईजान मालूम होगा कि पूना में एक लड़के को पुलिस ने मारा, और बाद में साबित हुआ कि वो पुलिस नहीं थी, इनके ही जहरीली जहनीत के लोगों ने उस बच्चे को जो मारा। और इसी तरह महाराष्ट्र के हर इलाके में उस लाठी का इस्तेमाल होता है जो पुलिस के पास है, और वो लाठी इस्तेमाल करते हैं आरएसएस के लोग। वो लाठी भी इन्होंने महात्मा गांधी से लिया, जो अमन का पैगाम लेके चलने वाली जो लाठी थी, उसको इन्होंने दहशत पैदा करने वाली लाठी के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। आज हर, यानी सिर्फ यही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में लोग जान से मारे जा रहे हैं, मगर महाराष्ट्र में भी और राजस्थान के इलाके के अंदर भी मैं समझता हूं कि
आप ये इस बात की तारीफ करेंगे कि राजस्थान में भी गौकशी के नाम पर लोगों को जिंदा जला देना और जान से मारने की साजिश शुरू की है और बाद में बरी हो जाना, बाद में बरी हो जाना। और हम ये कहते हैं कि भाई एक चीज है कि इनके हर किसी नेता के घर में कुत्ते पाले जाते हैं। रोशन बेग साहब, कोई भी आरएसएस का एक भी नेता आपको ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं मिलेगा, इनके प्रधान सेवक के घर में भी कुत्ता है जो बार बार सोशल मीडिया में बताया जाता है कि उसको लेके वो बिस्किट खिलाते हैं। मगर किसी के भी घर में जो कुत्ता पाला जाता है वो कोई अंडे टमाटे नहीं खाता, उसके लिए भी कहीं ना कहीं से आप गोश्त लाते हैं और उस जानवर को खिलाते हैं। हम ये कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान को शुद्ध शाकाहारी बनाओ, यहां तक कि मछली भी बंद कर दो। इससे कोई मुसलमानों के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, मरोगे तो तुम मरोगे, तुम्हारा कुत्ता तुमको काट के खाना शुरू कर देगा। और आज के इस हालात में जब कौमी तंजीम का ये इजलास होने जा रहा है, उसके पीछे की मंशा समझ लीजिएगा। जो फजले मसूद साहब ने भी कहा कि हमने ताल कटोरा स्टेडियम भर दिया और एक ऐसा माहौल बना दिया था जिसका जिक्र शाहिद सिद्दीकी साहब ने किया कि प्राइम मिनिस्टर को अपने सिक्योरिटी फोर्सेस से यह कहना पड़ा कि हॉल के बाहर जाए। और कौमी तंजीम के जो कारकुन स्टेज तक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर सवाल जवाब करने लगे तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने तालकोटरा स्टेडियम में इंटर करके सबको पकड़ना शुरू किया। तो प्राइम मिनिस्टर को यह कहना पड़ा, वहां पर तारिक अनवर साहब ने किसी को नहीं रोका कि आप बैठ जाइए। प्राइम मिनिस्टर को ये कहना पड़ा कि सिक्योरिटी फोर्सेस जाइए, ये मेरे घर के लोग हैं, ये जो पूछ रहे हैं इनको हक है। और आज ऐसा ही हाल है, क्योंकि उस वक्त भी शेर की खाल में भेड़िए लोगों ने ही बाबरी मस्जिद की शहादत का काम किया। और आज जब सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये सेकुलरिज्म की आड़ में उन फिरका परस्त ताकतों को ताकत देने का और ये तमाम महाज को तोड़ने का काम जो लोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ तारिक साहब ने कंधे पे झंडा लेके हमको आपको सबको दावत दी। और मैं समझता हूं कि हर किसी को जो रोकने का अंदाज है तारिक साहब आपका, अब इसको बंद कर दीजिए। आप हर जंग अकेले लड़ने की जो बात करते हैं, क्योंकि आपको उम्मीद है कि हर कोई अपना घर बार सब छोड़ के आपके पीछे अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए निकलने वाला है। इसलिए हर किसी को आप रोकते हैं, मगर नहीं रोकिएगा, क्योंकि अब ये वक्त है, क्योंकि आप भी एक फ्रीडम फाइटर्स फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे भी बाप दादाओं ने सारे घर बार सब कुर्बान कर दिया इस देश के ऊपर, मगर हम उस वक्त नहीं थे। आज ये वक्त आया है इस वतन के ऊपर कुछ कुर्बान करने का। और रोशन बेग साहब, हम अपना जान और माल सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। हमारा देश रहेगा और तभी जाके हम रह सकेंगे। और आज जो लोग बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे उन फिरंगियों के दलाल जो हमारे इस वतन की आज़ादी के तहरीक के दुश्मन थे, इन लोगों ने आज़ादी के तहरीक के मुजाहिदों को सबको हाईजैक करके उनके नाम पर बदनामी करने का काम शुरू किया है। एक शख्स जो बड़े, आप सोचिए कि ये हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर इतनी बड़ी झूठ बात करता है कि 125 करोड़ लोग को मकान मिला। मैं रोशन बेग साहब को मुबारकबाद दूंगा कि आपका जो मकान प्राइम मिनिस्टर स्कीम में अगर मिला होगा तो उसमें हम सबको बुलाइएगा। और इनका प्रेसिडेंट, इनकी पार्टी का प्रेसिडेंट ये कहता है कि इस देश के अंदर, जिसका जिक्र रोशन बेग साहब आपने आसाम का किया है, तो आप ये सोच लीजिए कि इनका अध्यक्ष ये कहता है कि 100 करोड़ घुसपैठिए जो विदेशी लोग हैं, 100 करोड़ जो हिंदुस्तान में दाखिल हुए हैं, इसका मतलब ये हिंदुस्तान को तोड़ने की साजिश इन्होंने शुरू की है। ये 50 करोड़ लोगों को अलग करके हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोगों को देशद्रोही साबित करने की साजिश कर रहे हैं। इनके खिलाफ जंग लड़ने के लिए हमको आपको सबको तैयार होना पड़ेगा। और तारिक साहब, हमने हमेशा
महाराष्ट्र के हर सूबे में मेरे सारे साथियों की मदद से हमने महाराष्ट्र के अंदर कौमी तंजीम को मजबूत करने का काम किया है और जंग लड़ने के लिए हम लोग हर वक्त मैदान में रहे। रोशन बेग साहब की हमको हमेशा मदद रही, तो मैं समझता हूँ कि अब भी हमको गली कूचे में निकलकर इन फिरका परस्ता कदों के खिलाफ जंग लड़नी पड़ेगी। खुदा